नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जगदीप धनखड़ जी, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, इस समय कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए परेशान हैं। अगली बार किसी भी तरह, किसी भी हाल में राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। धनखड़ साहब पहले पश्चिम बंगाल में थे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी से जिस तरह की उनकी लड़ाई चली है, वो कमाल की है। बंगाल के इतिहास में और देश के इतिहास में राज्यपाल के रूप में पहली बार बहुत सारी चीजें पश्चिम बंगाल में हुई। ममता बनर्जी काफी हद तक उनके खिलाफ थी और वो ऐसे लगभग काम कर रहे थे जैसे राज्यपाल ना हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद शायद वही उनकी योग्यता रही होगी जो कुछ उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, तो उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। और उपराष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कुर्सी पे बैठ के जो जो खेल उन्होंने किए हैं वो कमाल है। मतलब इतनी लंबी उम्र हो गई, हम लोग भी लंबे समय से उपराष्ट्रपतियों को देख रहे हैं। कभी कभार जरूरी मौकों पर राज्यसभा में बैठते हैं, वरना राज्यसभा में जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वही काम धाम संभालते हैं। लेकिन अभी हालत यह है कि राज्यसभा के जो भी विजुअल आते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जगदीप धनखड़ साहब दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि सुबह तैयार होकर जाके राज्यसभा में बैठ जाते हैं और कुछ इस मूड से बैठते हैं कि आज ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि मोदी साहब बिल्कुल खुश हो जाएं और खुश होकर अगली बार राष्ट्रपति पद के लिए मेरा नाम डाल दें। अब देखिए, राज्यसभा जो है उसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। जहां से ब्रिटेन से ये सिस्टम लिया गया है, मैं अभी वहां पर ही हूं। वहां जो हाउस ऑफ एल्डर्स का पूरा कंसेप्ट था, उसमें यह था कि इसमें गंभीर और वरिष्ठ लोग जाएंगे, जनता द्वारा चुने गए लोग लोकसभा में होंगे और यहाँ पर सीनियर लोग होंगे। इसीलिए अलग अलग फील्ड से भी लोगों को चुना जाता है ताकि यहाँ पर गंभीर चर्चा हो सके। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब क्या करते हैं, वो गंभीर चर्चाओं के बीच में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं। आप सोच के देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल से ऊपर का, 60 साल से ऊपर का उनका पॉलिटिकल कैरियर है। किन किन जगहों पर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करने का जो तरीका है जगदीप धनखड़ का, वो ये है कि वो कहते हैं कि आप देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक आदमी जो 60 साल से इस देश की राजनीति में सक्रिय है, बेहद गरीब घर में पैदा होकर धीरे धीरे अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव की बात की, हमेशा जातिवाद के विरोध की बात की, देश के संविधान से चला, जिसके पूरे कैरियर पर एक दाग नहीं है। विपक्ष के उस नेता को, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनको जगदीप धनखड़ साहब ये कह सकते हैं कि आप जो हैं देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर काफी नाराज है कांग्रेस, लगातार बयान लोगों के आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा कमाल तब हुआ जब जया भादुड़ी जी जब बोलने के लिए उठी और उन्होंने कुछ कहा, तो जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि आप एक्टर होंगी, सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन यहां पर नहीं चलेगा। ये भाषा तो स्कूल के हेडमास्टर की भाषा भी नहीं है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उसकी भाषा तो आप छोड़ ही दीजिए। राज्यसभा के अध्यक्ष से तो उम्मीद की जाती है कि वो बेहद गंभीर तरीके से, बेहद सभ्य भाषा में अंदर बात करेंगे। और वो एक महिला नेता को कहते हैं कि आप कुछ भी होंगी, आप सेलिब्रिटी होंगी, फर्क नहीं पड़ता है, यहां आपको बिहेव करना पड़ेगा। और एक अध्यक्ष से, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष से, राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता से जो एक दलित है, उनसे कहते हैं कि आप देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सारे मामलों को लेके हलचल हो गई है तेज। जया भादुड़ी वैसे भी तेज तर्रार मानी जाती हैं। कहा जाता है कि गुस्सा उनकी नाक पर रहता है। पहले तो वो इसी बात से नाराज थी कि उनको जया अमिताभ भादुड़ी कहा गया। उन्होंने कहा कि, और ये सच भी है, कि महिलाओं को उनके नाम से जाना जाता है, बीच में पति का नाम डालना और इस तरह से उनको बुलाना। जया भादुड़ी को हम लोग तब से जानते हैं जब हम बच्चे थे और वो एक स्टार रह चुकी थी, उनकी फिल्में आती थी, वहां भी जया भादुड़ी के नाम से ही उनको जाना जाता था और अब भी जया भादुड़ी के नाम से ही जाना जाता है। उसमें जया अमिताभ भादुड़ी कहना उनको वैसे ही अपमानजनक लगा और जिस तरह से उनके खिलाफ जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने इसका प्रतिवाद किया। वो वीडियो देख लीजिए, छोटा सा वीडियो देख लीजिए जिसमें उन्होंने धनखड़ साहब को जवाब दिया। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ
और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. और इसके बाद जब जया भादुड़ी संसद से बाहर निकली, उनके साथ सोनिया गांधी भी थी, विपक्ष के और भी बड़े नेता थे। इन सारे लोगों के बीच जया भादुड़ी ने जगदीप धनखड़ से सीधी मांग की है कि वो माफी मांगे। अब जगदीप धनखड़ जो राष्ट्रपति पद की रेस में जान लगाकर दौड़ रहे हैं, इकलौते देश के उपराष्ट्रपति होंगे जिन्होंने कहा कि मैं सबके सामने झुकता हूं। हालांकि मोदी जी के सामने तो वो झुकते हुए नजर आए, लेकिन किसी और के सामने कभी झुकते हुए नजर नहीं आए। शायद इकलौते राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार राज्यसभा के अंदर रहते हैं। ये वही उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने पिछली संसद में जब जबरदस्त बहुमत था भारतीय जनता पार्टी के पास, तो कई लोगों को निलंबित कर दिया था। इनके अंदर और ओम बिरला के अंदर ऐसा लगता है कंपटीशन चल रहा था कि कौन कितने लोगों को निलंबित कर सकता है। इस बार थोड़ा खेल बिगड़ा हुआ है। आज की डेट में अगर देखें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास न लोकसभा में बहुमत है और न ही राज्यसभा में, तो अपने साथियों को मिलाकर भी उनके पास बहुमत नहीं है। इसीलिए वक्फ बोर्ड वाला जो बिल आया था, वो बिल ये लोग पास भी नहीं करा पाए। अमित शाह बहुत गुस्से में दिखे अखिलेश जी के साथ, जिस तरह की उनकी झकझक हुई थी उसको पिछले वीडियो में भी, कल जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो मैंने दिया भी था। काफी नाराज लग रहे थे, काफी परेशान लग रहे थे। ऐसा होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा पावर एक जमाने में होती है और थोड़ी बहुत हाथ से निकल जाती है, तो ऐसा होता है। एक वक्त वो था कि जो बिल मन किया वो बिल लेके आए, तुरंत पास हो जाता था। इतना शानदार अकेले बहुमत था, किसी और की जरूरत नहीं थी। अभी एक तरफ तो नीतीश की खींचतान है, दूसरी तरफ दक्षिण से खींचतान है नायडू जी की, और भी छोटे छोटे दल हैं और उसके बीच में अपना बहुमत नहीं है। और कल तो यही स्थिति थी कि वो चाहते भी तो वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं करा सकते थे, तो वो गुस्सा आना बिल्कुल लाजिम है। लेकिन अभी ये जो बहुमत ना होना उल्टा पड़ रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बन के उभरा है। जगदीप धनखड़ जी के व्यवहार को लेकर एक नाराजगी दिखी है विपक्ष में, और खबरें ये चल रही हैं कि विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। अब अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो राज्यसभा में निश्चित तौर पर विपक्ष के पास बहुमत है, और विपक्ष अगर ये राज्यसभा प्रस्ताव लेके आता है, राज्यसभा के अंदर अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, और सोचिए कि कहीं ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो जगदीप धनखड़ जी राष्ट्रपति की रेस में तो छोड़ दीजिए, उनको उपराष्ट्रपति पद से भी नैतिक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास पेश कर देगा वह सदन जिस सदन को वो चलाते हैं। दरअसल अभी तक जो भी उपराष्ट्रपति रहे, चाहे हामिद साहब हो, चाहे कृष्णकांत साहब हो, चाहे तमाम सारे लोग हमको याद है जो उपराष्ट्रपति रहे, उनमें से कुछ लोग आगे जाकर राष्ट्रपति बने, कुछ लोग आगे जाकर उपराष्ट्रपति नहीं भी बने, लेकिन उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से थोड़ा काट के रखा, जो पार्टी की राजनीति होती है उससे थोड़ा अलग करके रखा। जब संसद के अंदर वो गए तो हमेशा उन्होंने सभी के साथ समान व्यवहार किया। थोड़ा बहुत होता है, जिस पार्टी से आप जाते हैं, जिस विचारधारा से आप जाते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत तो आपके मन में होता है। इवन वेंकैया नायडू जी सीनियर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, काफी सीनियर नेता रहे थे। छात्र जमाने से ही वो एबीवीपी में सक्रिय रहे, बाद में मंत्री बने, एमपी बने, सब कुछ हुआ। वेंकैया नायडू जी, जिनको हम लोग सोच रहे थे कि शायद राष्ट्रपति बनाया जाएगा, जनाधार वाले नेता थे, वो भी उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन अपने उपराष्ट्रपतित्व में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के बावजूद उनका जो व्यवहार था, वो व्यवहार जगदीप धनखड़ से तुलना भी नहीं किया जा सकता है। आते थे, संसद में बैठते थे, डांटते भी थे, जिस तरह भी उनका काम चलना होता था। आप जब सभापति होते हैं, शोर शराबा होता है, तो आपको हस्तक्षेप करना होता है, वो हस्तक्षेप करते थे। लेकिन कभी भी इस तरह से भाषा की मर्यादा क्रॉस करना या फिर अपने पद की मर्यादा क्रॉस करना उन्होंने नहीं किया, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शायद वो राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अयोग्यता ही योग्यता बन जाती है। आप जितने अयोग्य होते हैं उतना ही आपको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। तो धनखड़ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ये दिखाएं कि मैं भले उपराष्ट्रपति आपने मुझे बना दिया है, लेकिन मैं तो अभी भी खाकी कक्षा पहनता हूं, मैं तो अभी भी आरएसएस का सिपाही हूं, मैं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। और संसद के अंदर जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार अब विपक्ष के नेताओं को नागवार गुजर रहा है।
और विपक्ष के पास इस बार ताकत है। पिछली बार तो उन्होंने जो चाहे वो किया, जिसको मन किया बाहर निकाल दिया, जिसको मन किया बोलने दिया, जिसको मन किया चुप करा दिया। लेकिन इस बार ये सारा कुछ चल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास लोकसभा में भी अच्छी खासी ताकत है और अब राज्यसभा में विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा मजबूत है। उसका एक और कारण है, दो पार्टनर थे नरेंद्र मोदी जी के, दो ऐसे पार्टनर्स थे जो पार्टनर राज्य में तो उनकी कोई एकता नहीं थी, राज्य में मिलकर चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन देते थे। एक तो उड़ीसा से बीजू जनता दल था और दूसरा आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से वाई राजशेखर रेड्डी वाली पार्टी थी। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन देते थे। अब इस चुनाव में क्या किया, उड़ीसा में नवीन बाबू को निपटा दिया, यहां वाई राजशेखर रेड्डी को निपटाकर नायडू साहब के साथ गठबंधन कर लिया। तो दोनों ने अपने राज्यसभा के मेंबर्स को क्लियर कर दिया, लोकसभा में तो इनके लोग पहुंच नहीं पाए, कि आप राज्यसभा में विपक्ष के साथ खड़े होंगे। यानी वो लोग जो बीजेपी के साथ खड़े होते थे वो भी अब जाकर विपक्ष के साथ खड़े होंगे। अब असर इसका ये हुआ है कि राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के बाद अल्पमत में है। अब उसके पास बहुमत नहीं है, कोई भी बिल मेज थपथपवा के पास नहीं करा सकती है। तो अब ये जो बहुमत है इसको देखते हुए फैसला ये लिया जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और अगर ये प्रस्ताव आता है और पास हो जाता है तो इसका बहुत सीधा मतलब ये होता है कि जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति छोड़िए उपराष्ट्रपति पद के लायक भी नहीं रह जाएंगे। और इन सब का जो तनाव है, बिल पास न कर पाने का तनाव, बाकी सबका जो तनाव है, वो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर बहुत साफ साफ दिखने लगा है। कल एक तस्वीर वायरल हुई और वो तस्वीर ऐसी वायरल हुई कि मतलब कल रात को मैं यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ की रात मतलब वहां 2-3 बज रहा होगा, इंडिया में उस समय 2-3 बज रहा होगा, और मैं जब ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो सिवाय उस तस्वीर के कुछ और दिख ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मैं बोर हो गया उस तस्वीर को देख देख के, लेकिन वो तस्वीर है बड़ी मजेदार। प्रधानमंत्री के केबिन में बैठक होगी, ये नियम है कि विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक होती है। पहले तो विपक्ष को मान्यता ही नहीं दी गई थी क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस के पास इतनी सीट ही नहीं थी कि उसका एलओपी बनाया जाता। इस बार कांग्रेस के पास सीटें आई हैं, 100 के आसपास सीटें हैं, तो राहुल गांधी एलओपी हैं। वो साथ में बैठक थी। उस बैठक में राहुल गांधी आराम से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ऐसा तनाव है कि लग रहा है अरे यार मैं कहां फंस गया। जाहिर है उनकी आदत थी, जहां भी होते हैं वहां अकेले ही होते हैं, सारा कैमरा उनके ऊपर फोकस होता है, अगल बगल जो लोग होते हैं उनको भी फ्रेम से किनारे कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी तस्वीर जूम होती है, वही दिखाई देती है और मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन अभी कल शायद उनको, और कल ही क्यों लगातार संसद के अंदर शायद उनको ये महसूस हो रहा है कि असल में लोकतंत्र क्या है, असल में लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब क्या है। और उस पोजीशन में वो कहीं से भी अपने आप को नॉर्मल फील नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम ये तस्वीर तो यही बताती है कि वो लगातार तनाव में है और ये तनाव लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। जगदीप धनखड़ साहब इस समय भयानक तनाव में होंगे कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी और राष्ट्रपति बनने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मोदी जी इस तनाव में हैं कि एंटीलिया को बचाने के लिए ये कहा जा रहा है कि एंटीलिया जो बनवाई है अंबानी साहब ने, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है और उसको बचाने के लिए जो वक्फ बोर्ड का कानून लेकर वो आ रहे थे, बिल लेकर आ रहे थे, जिसके बारे में वजीर शफीक से हम लोगों ने बहुत विस्तार में बात भी की थी, वो पास न करा पाने का तनाव उनके चेहरे पे दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि आगे भी जैसे ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर हमारे जैसे लोग जो लगातार सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे आवाज उठाते हैं, उनकी आवाजों को बंद करने के लिए जो ब्रॉडकास्ट बिल लाने की बात चल रही है उस पर भी बहस है। उसको भी संसद में पास करवा पाना इतना आसान नहीं होगा। और जो आदत एक पड़ गई है कि 4 लोग कमरे में बैठ के कुछ भी बिल बना लें, मंत्रिमंडल तक में उस पर डिस्कशन ना हो और सीधे संसद में पेश करके उसको पास करा लिया जाए, वो आदत शायद बदलनी पड़ेगी मोदी जी को। और जगदीप धनखड़ साहब अगर अविश्वास प्रस्ताव से बच भी जाते हैं तो उनको भी शायद अपनी आदतें थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। उनको ये महसूस करना पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो राजनीति से ऊपर होता है। वहां बैठकर जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति को कह देना कि आप अराजकता फैला रहे हो, कभी जया भादुड़ी जी को कह देना कि आप होंगे हीरोइन, आप एक्टर होंगी, सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की भाषा से उनको बचना होगा। और सबसे अच्छा तो यही होता कि हरिवंश जी जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी वो सौंप देते, राज्यसभा में थोड़ा कम जाते
राज्यसभा में थोड़े कम जाते तो शायद उनकी भी इज्जत बची रहती और राज्यसभा का सम्मान भी बचा रहता, उनके पद का सम्मान भी बचा रहता। लेकिन जब राष्ट्रपति पद सामने दिखाई दे रहा हो, 5 साल के लिए सारा ऐशो आराम सामने आपके दिखाई दे रहा हो, तो कई बार आप ज्यादा कोशिश कर जाते हैं और ज्यादा कोशिश करने के खेल में कई बार पास होने की जगह आप बुरी तरह से फेल भी हो जाते हैं। जगदीप धनखड़ साहब को शायद ये कुछ समझ में आ रहा होगा और शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र का मतलब तानाशाही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही नहीं चलेगा जो आप जानते हैं और शायद जनता को भी ये महसूस हो रहा होगा कि विपक्ष मजबूत होता है तो किस तरह से सरकार अपने निर्णयों पर दोबारा सोचने को तैयार होती है, दोबारा सोचने को मजबूर होती है। वक्फ बोर्ड का ही केस ले लीजिए, वक्फ बोर्ड का केस अब एक कमेटी को सौंप दिया गया है और बाकी लोग तो हैं ही, उसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति को भी उस कमेटी में शामिल करना पड़ा है जो शायद पहले भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसको जगदीप धनखड़ साहब नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अपनी इमेज भी चौपट कर रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद अपनी कुर्सी भी उनको खोनी पड़े। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हिंदुस्तान लौट रहा हूं तो फिर आपसे मुलाकात होगी अपने स्टूडियो में अपने तरीके से रेगुलर। बहुत शुक्रिया।